हेलो दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। अगर हम बात करें एक बैंक के लिए, तो बैंक के लिए एसेट और लायबिलिटी क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि बैंक के लिए एसेट क्या है। देखिए, कोई भी अगर बैंक है तो कुछ लोग बैंक में पैसे डिपॉजिट भी करेंगे और कुछ लोग बैंक से पैसे लोन पे भी लेंगे। तो जब हम लोग बैंक में पैसे डिपॉजिट करेंगे तो बैंक हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट देगा। सपोज वो इंटरेस्ट है 4%। और उसी तरीके से बैंक क्या करेगा, उस रुपए को आगे किसी को आगे लेंड कर देगा, दे देगा, लोन पे दे देगा। तो वो आदमी भी बैंक को उसके ऊपर लोन देगा। तो जो हम ये जो 100 रुपया जो हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे, हम तो उसके ऊपर 4% इंटरेस्ट कमा रहे हैं। इसलिए ये 100 रुपया हम लोगों के लिए हो गया एसेट। जबकि बैंक को इस 100 रुपये के ऊपर 4% इंटरेस्ट देना होगा, इसलिए ये 100 रुपया बैंक के लिए हो गया लायबिलिटी। उसी तरह से जब बैंक किसी को 100 रुपये का लोन देगा तो बैंक उसके ऊपर 12% इंटरेस्ट कमाएगा, इसलिए बैंक के लिए ये 100 रुपये हो गए एसेट। और जो आदमी बैंक से पैसा उधारा लेगा उसके लिए ये 100 रुपये हो गया लायबिलिटी, क्योंकि वो उसके ऊपर बैंक को इंटरेस्ट देगा। तो ये बात याद रखिए कि एसेट क्या है। जब भी बैंक किसी को लोन देता है, बैंक के लिए वो हो जाता है एसेट। सो whenever a bank lends to any customer, the lending amount is an asset for the bank. And whenever we deposit money in the bank has to return it with interest, इसलिए वो बैंक के लिए हो जाता है लायबिलिटी। आई होप एसेट और लायबिलिटी आपको क्लियर है। अब एसेट जो है ये बहुत टाइप के होते हैं। अभी आप ये देखिए, बैंक ने इस आदमी को लोन दिया, तो जब तक ये आदमी अपना इंटरेस्ट, अपना प्रिंसिपल और इंटरेस्ट टाइम पे करता रहा, तब तो सब अच्छा है, क्योंकि बैंक को भी इंटरेस्ट आ रहा है, इसका भी सब कुछ ठीक है। बट मुसीबत तब है, परेशानी तब है, जब ये आदमी बैंक को अपना लोन वापस नहीं कर पाता किसी भी कारणवश। वो कारण ये हो सकता है कि आदमी की जॉब चली गई हो। अगर वो कंपनी है तो वो कंपनी इसलिए लोन वापस नहीं कर पा रही है क्योंकि कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड कम हो गई। तो कोई भी कारण हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है जिसके कारण जो बोरोवर है, बोरोवर आदमी भी हो सकता है, बोरोवर कॉर्पोरेट भी हो सकता है, जिसके कारण जो कॉर्पोरेट है या फिर जो इंडिविजुअल है वो बैंक को लोन वापस नहीं कर पा रहा है। तो जब आदमी बैंक को लोन वापस नहीं कर पाता है, तब एसेट्स के बहुत सारे टाइप बन जाते हैं। तो आगे आइए इसको डिस्कस करते हैं। तो स्टैंडर्ड एसेट क्या है। अब ये देखिए, बैंक ने इस आदमी को लोन दिया। अब ये आदमी इस लोन को वापस भी करेगा। वापस कैसे करेगा, ये हर मंथ बैंक को ईएमआई देगा, जिसे हम बोलते हैं कि हर मंथ ये बैंक को इंस्टॉलमेंट देगा। और उस इंस्टॉलमेंट में वो प्रिंसिपल भी देगा और उस इंस्टॉलमेंट में कुछ कंपोनेंट इंटरेस्ट का भी रहेगा। तो सपोज करो इस आदमी की इंस्टॉलमेंट 50,000 रुपीज पर मंथ है, तो इस 50,000 के अंदर कुछ कंपोनेंट हमेशा प्रिंसिपल का रहता है, कुछ कंपोनेंट हमेशा इंटरेस्ट का रहता है। लोन के स्टार्टिंग अगर सपोज करो कि लोन 20 साल का है, तो शुरुआती सालों में इस 50,000 के अंदर इंटरेस्ट का कंपोनेंट ज्यादा रहेगा और प्रिंसिपल का कंपोनेंट कम रहेगा। पर जैसे जैसे ये लोन खत्म होने के पास जाएगा, समाप्त होने के पास आएगा, सपोज लेटर टाइम्स 10 साल के बाद, तो उस टाइम इस मंथली इंस्टॉलमेंट के अंदर
प्रिंसिपल का अमाउंट बढ़ता जाएगा, इंटरेस्ट का अमाउंट कम होता जाएगा। तो जब ये आदमी बैंक को अपना लोन, अपनी ईएमआई, मंथली इंस्टॉलमेंट टाइम से देते रहेगा, तब हम उस एसेट को बोलेंगे स्टैंडर्ड एसेट। मतलब whenever principal or interest is returned to the bank on time, whenever principal or interest is returned to the bank on time, it is a standard asset for the bank. अब मैंने आपको क्या बोला कि मुसीबत कब आती है, जब आदमी पैसा वापस नहीं दे पाता, तब आती है कहानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट की। अब समझिए इस चीज को। सपोज मैंने एक होम लोन ले रखा है, और सपोज होम लोन का मेरे को हर मंथ 50,000 रुपीज इंस्टॉलमेंट देना है। अब क्या है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब सपोज मैंने 10th ऑफ जनवरी को पेमेंट कर दी, तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैंने 10th ऑफ फरवरी को भी पेमेंट कर दी, पर 10th ऑफ मार्च को मैं पेमेंट नहीं कर पाया। मैं बात कर रहा हूँ 2020 की, एग्जाम्पल है कि 2020 में मैंने लोन ले रखा है काफी टाइम पहले, और उस लोन को मैं 10 जनवरी को मैं इंस्टॉलमेंट दे रहा हूँ, 10 फरवरी की भी इंस्टॉलमेंट दी है, पर 10 मार्च की इंस्टॉलमेंट में नहीं दे पाया। मैं 10 अप्रैल की भी इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाया, 10th ऑफ अप्रैल को भी मैं इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाया। तो 10th ऑफ अप्रैल को कितने दिन हो गए मेरे को पेमेंट किए हुए? मेरे को पेमेंट डिले में पेमेंट किए हुए तो मेरे को 60 दिन हो गए, पर मेरी पेमेंट का डिले कितना हो गया? 10th ऑफ अप्रैल को, 10th ऑफ मार्च को मेरे को पेमेंट करनी थी, पर 10th ऑफ अप्रैल तक भी मैं पेमेंट नहीं कर पाया। तो 10th ऑफ अप्रैल को मेरी पेमेंट में 30 दिन का डिले हो गया। उसी तरीके से मैं 10 मई को भी पेमेंट नहीं की, तो मेरी पेमेंट में कितने दिन का डिले हो गया? 60 दिन का। मैंने 10 जून को भी पेमेंट नहीं की, तो 10 जून को भी मेरे कितना डिले हो गया पेमेंट को? 90 दिन। तो पेमेंट मैंने करने थे 10 मार्च को, पर मैं 10 जून तक भी पेमेंट नहीं कर पाया। तो 10 जून को मेरी पेमेंट में कितने दिन का डिले हो गया? 90 दिन का। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट है जब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को देने में 90 दिन का डिले हो जाए, 90 दिन की देरी हो जाए, तो उस एसेट को बैंक के लिए बोलेंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब देखिए, इसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्यों बोल रहे हैं? एसेट का काम क्या है? बैंक के लिए इंटरेस्ट कमाना। पर ये जो लोन है वो बैंक के लिए भी इंटरेस्ट नहीं कमा रहा है, क्योंकि मैं बैंक को इंटरेस्ट दे ही नहीं रहा हूँ। तो इस एसेट ने बैंक के लिए परफॉर्म करना बंद कर दिया है, इसलिए बैंक के लिए बन गया नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो what is non-performing asset? When there is a delay of 90 days in payment of principal or interest, that asset is called non-performing asset. उसके बाद आता है सब स्टैंडर्ड एसेट। अब सब स्टैंडर्ड एसेट समझने के लिए, और एक और एसेट है जिसको बोलते हैं हम डाउटफुल एसेट, इन दो को समझने के लिए हम वापस वहीं चलते हैं जहां पर नॉन परफॉर्मिंग एसेट पे आए थे। मैंने क्या बोला? ये 2020 की बात है। अब सपोज करो 2021 कि मैंने 10 मार्च को पेमेंट करनी थी, मैंने 10 मार्च को पेमेंट नहीं की, 10 अप्रैल को भी नहीं की, मई को भी नहीं की, जून को भी नहीं की, जुलाई को भी नहीं की, पूरे साल पेमेंट नहीं की। और अगले साल का अप्रैल आ गया, अगले साल का मार्च आ गया। तो अब ये बताओ, और अगले साल का फिर से जून भी आ गया। तो अगले साल जून 2021 को मेरा जो एनपीए था, बैंक का जो एनपीए था, उसको एनपीए बने हुए हो गया था 1 साल। तो जब एनपी, और मैंने कोई पेमेंट नहीं की है इस ड्यूरेशन में, मैंने कोई पेमेंट नहीं की है। तो जब कोई एसेट 1 साल के लिए एनपीए बना रह जाए, उसको सब स्टैंडर्ड एसेट बोलते हैं। मतलब इफ एन एसेट रिमेन्स एनपीए फॉर 1 year, देन दैट एसेट इज कॉल्ड सब स्टैंडर्ड एसेट। आगे चलते हैं, 2022 पर आ जाते हैं।
मैंने 2022 में भी कोई, इस पूरे टाइम में मैंने फिर से कोई पेमेंट नहीं की, कोई पेमेंट नहीं की। तो जून 2022 आ गया। अब मैंने जून 2022 तक भी कोई पेमेंट नहीं की। तो जून 2022 तक क्या है, मेरा एनपीए को कितना टाइम हो गया, मेरे एनपीए को 2 साल हो गए, एनपीए बने हुए 2 साल हो गए। या फिर मैं कह सकता हूं इसको सब स्टैंडर्ड एसेट बने हुए कितना टाइम हो गया, 1 साल हो गया। तो जब कोई अकाउंट एनपीए 2 साल के लिए बना रहे या फिर सब स्टैंडर्ड एसेट 1 साल के लिए बना रहे, तब उस अकाउंट को हम बोलते हैं डाउटफुल एसेट। डाउटफुल एसेट ये यहाँ पे लिखा है, देखिए डाउटफुल एसेट। तो डाउटफुल एसेट क्या है, जब एक अकाउंट एनपीए बनता है, मैंने अकाउंट एनपीए बना रहता है 2 साल के लिए, एनपीए फॉर 2 years, और इट रिमेन सब स्टैंडर्ड एसेट फॉर 1 year, दैट अकाउंट इज कॉल्ड अ डाउटफुल एसेट। एक और होता है, एक और टाइप का एसेट है जिसको बोलते हैं लॉस एसेट। लॉस एसेट क्या है, अगर बैंक का ऑडिटर ये बोल दे, अगर बैंक का ऑडिटर ये बोल दे कि अब इस एसेट से कुछ भी रिकवर नहीं होने वाला है, सारा पैसा खराब हो गया, सारा पैसा खत्म हो गया, when the auditor of the bank he says that nothing can be recovered from the account, nothing can be recovered from the asset, that is called a loss asset। तो लॉस एसेट का कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया, कोई टाइम फ्रेम नहीं है, बस लॉस एसेट का ये है, ऑडिटर के ऊपर है। जब ऑडिटर ने बोल दिया कि कुछ रिकवर नहीं होने वाला है, तब उस एसेट को बोल देते हैं लॉस एसेट। अब रिसेंटली, पिछले 2-3 साल पहले आरबीआई ने एक और टाइप निकाला है एसेट का, जिसको बोलते हैं हम स्पेशल मेंशन अकाउंट्स। अब आप ये समझिए, एनपीए अकाउंट बन गया है, एनपीए के बारे में क्लासिफिकेशन कब होगी, 90 दिन बाद, 3 महीने बाद। जब तक पेमेंट को 3 महीने का डिले हो गया है, उसके बाद बैंक बोलेगा कि हाँ अकाउंट एनपीए बन गया। पर कोई तो तरीका होना चाहिए कि 90 दिन से पहले ही बैंक को समझ में आ जाए कि हाँ भाई इस एसेट में प्रॉब्लम है, इस लोन में प्रॉब्लम है। तो बैंक, अगर बैंक को पहले पता लग जाएगा तो बैंक अपनी तरफ से कोई ना कोई स्टेप ले लेगा कि वो अकाउंट एनपीए ना बने। तो इसलिए आरबीआई ने एक नई क्लासिफिकेशन निकाली जिसमें 3 नए टाइप के एसेट बताए गए, स्पेशल मेंशन अकाउंट 0, स्पेशल मेंशन अकाउंट 1 एंड स्पेशल मेंशन अकाउंट 2। वापस चलते हैं, यहाँ पे देखिए अभी, यहाँ पे 10 जून को मेरा अकाउंट बना एनपीए, 10 मार्च को पेमेंट आने थे, 10 मार्च को पेमेंट नहीं आई, तो 10 मार्च को पेमेंट में कितना डिले हो गया, 0 दिन का डिले हुआ। 11 मार्च को कितने दिन का डिले हुआ, 1 दिन का डिले हुआ। 12 मार्च को कितने दिन का डिले हुआ, 2 दिन का डिले हुआ। और 10 अप्रैल को 30 दिन का डिले हो गया, हमने लिखा है। तो स्पेशल मेंशन अकाउंट 0 क्या है, स्पेशल मेंशन अकाउंट 0 क्या है, जब किसी अकाउंट में प्रिंसिपल या इंटरेस्ट की पेमेंट को 0 से 30 दिन का डिले हो जाए, उसको बोलते हैं स्पेशल मेंशन अकाउंट 0। पेमेंट 10 अप्रैल को भी नहीं आई, पेमेंट 10 मई को भी नहीं आई, पर 10 अप्रैल से लेकर 10 मई तक कितने दिन का डिले हो गया, 31 से 60 दिन के बीच का। तो जब किसी एसेट में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को 31 से 60 दिन का डिले हो, 31 to 60 days ऑफ डिले, तब उस अकाउंट को बोलेंगे हम एसएमए, एसएमए 1, एसएमए 1। और अगर फिर यहां से ले लेते हैं मई से लेके जून तक, यहां पर डिले कितना हो गया है, 61 से 89 डेज। तो अगर 61 से 89 डेज का डिले होगा, उसको मैं बोलूंगा एसएमए 2। तो वापस चलते हैं, स्पेशल मेंशन अकाउंट 0 क्या है, व्हेन देयर इज अ डिले ऑफ 0 to 30 days इन पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। एसएमए 1 क्या है, डिले ऑफ 31 to 60 days इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट।
एंड SMA2 क्या है? 61 to 89 days इन डिले इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड पेमेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स क्या है, बैंक के लिए एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या है, सबस्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट क्या है, और स्पेशल मेंशन अकाउंट्स क्या है। हमारी बाकी वीडियोस भी आप देखते रहिए। थैंक यू।